वाह, सुनो। कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहले मैंने बात किया मीनिंग ऑफ कंपनी। किसका बात किया? मीनिंग ऑफ कंपनी क्या होता है? सुन लो, कंपनी होता है बेटा एक आर्टिफिशियल पर्सन। क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी वर्ड एक लैटिन वर्ड है, देख पा रहा होगा यहाँ पे। कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है एक साथ। क्या होता है? एक साथ। तो कंपनी डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग विथ और टुगेदर, एक साथ। सुनो ध्यान से, कंपनी खुद काम नहीं कर सकता है ना, तो इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि कंपनी को चलाने के लिए चाहिए डायरेक्टर्स। कौन चाहिए? कंपनी को चलाते डायरेक्टर है, मगर पैसा शेयर होल्डर लगाते हैं। तो शेयर होल्डर ओनर होता है और कंपनी को चलाने वाले होते हैं। तो मैनेजमेंट किसके हाथ में है और ओनरशिप किसके हाथ में है? तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप शेयर होल्डर, मैनेजमेंट किसके पास? डायरेक्टर्स के पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो, सबसे पहले साइलेंट फीचर्स है कंपनी का। सबसे पहले क्या फीचर लिखा हुआ है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, मिला? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब क्या? सुनो, जैसे ही कंपनी लॉ में रजिस्टर हो गया, कंपनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, अभी कंपनीज एक्ट 2013 चलता है। क्या चलता है? 2013। कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का सेपरेट। इसका मतलब कंपनी किसी के खिलाफ जब केस फाइल करेगा ना, तो कंपनी अपने नाम पे करेगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कंपनी के खिलाफ केस फाइल करेगा तो कंपनी के नाम पे करेगा। रिलायंस वाला केस फाइल करेगा तो रिलायंस के नाम से जाएगा, मुकेश अंबानी के नाम से। तो कंपनी सू करता है अपने नाम पे और सूड होता भी अपने नाम पे। सू मतलब टू फाइल अ केस, एंड सूड मतलब कैन बी सूड, मतलब कोई खिलाफ केस फाइल कर सकता है। तो कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है। कोई भी व्यक्ति कंपनी के खिलाफ केस फाइल करेगा कंपनी के नाम पे, और कंपनी अगर किसी के खिलाफ केस फाइल करेगा तो अपने नाम पे। तो इसको बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट लिखा बेटा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। क्या लिखा हुआ है? मतलब क्या होता है बेटा? कंपनी जो है कभी मरेगा नहीं। कंपनी का मेंबर आएगा जाएगा, कंपनी का मेंबर आएगा जाएगा, मगर कंपनी हमेशा चलता जाएगा। उसको बोलते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट कॉमन सील। कॉमन सील है बेटा कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। क्या है? जैसे हम लोग तो नेचुरल पर्सन है, साइन कर सकते हैं, बट कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी का कॉमन सील होता है। क्या होता है? कॉमन सील। लेकिन कॉमन सील अभी क्या हो गया बेटा? ऑप्शनल हो गया। क्या हो गया? ये मैंडेटरी नहीं रहा। मैंडेटरी मतलब जो कंपलसरी होता है। कॉमन सील पहले मैंडेटरी हुआ करता था, अभी कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? इट इज नॉट नाउ कंपल्सरी, इट इज जस्ट बीन ऑप्शनल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉमन सील क्या होता है? कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी। सुन लो ध्यान से, अगर एक सोल प्रोप्राइटर होता है ना, उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। क्या होता है? इसका मतलब उसका घर का एसेट्स भी लायबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घर का एसेट भी। लेकिन कंपनी का कभी घर का एसेट्स लायबल, जितना बिजनेस का एसेट्स है ना, सिर्फ वही और वही लायबल होगा। क्या बोला? जितना बिजनेस का एसेट्स है सिर्फ वही और वही। अगर कंपनी किसी बाहर वाले का पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो वो सिर्फ किसका एसेट्स बेच पाएगा? सिर्फ और सिर्फ कंपनी का। कंपनी के घर का एसेट्स या कंपनी का डायरेक्टर का एसेट्स, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है कंपनी का। ओनरशिप किसके हाथ में है? शेयर होल्डर। मैनेजमेंट किसके हाथ में है? अच्छा, कंपनी को सिटीजन है क्या? नहीं, कंपनी का भी सिटीजन नहीं है। सो नो, लेकिन कंपनी का जो राइट्स है ना, वो एक सिटीजन के जैसा है। एक आम आदमी केस फाइल करता है, कंपनी भी करता है। एक आम आदमी के खिलाफ केस फाइल होता है, कंपनी के खिलाफ भी केस फाइल होता है। तुम लोग प्रॉपर्टी खरीद सकता है अपने नाम पे, कंपनी भी खरीद सकता है। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन बट इट एक्ट्स लाइक अ सिटीजन। क्या बोला? कंपनी इज नॉट अ सिटीजन बट इसका जो काम करने का तरीका सिटीजन के जैसा ही है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तुमको पता है ना, कंपनी लोगों से पैसा उठाता है। तो कंपनी जब लोगों से पैसा उठाता है तो कंपनी लोगों को क्या देता है? उनसे क्या लेता है? पैसा। तो कंपनी में शेयर्स बिकते हैं। क्या बिकते हैं? और वो शेयर्स ट्रांसफरेबल है। आज मेरे पास है, मैंने कल उसको बेच दिया, उसने कल उसको बेच दिया। अगर मैंने अपना शेयर्स दृष्टि को बेचा, तो दृष्टि को शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा ना? क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। यस और नो? दृष्टि का नाम है तो उसी का रहेगा, किसी और का नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। तो कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर हो सकता है। आज मेरे पास है, कल मेरे शेयर्स किसके हो गए?
दृष्टि के किसके हो गए? आकाश के। तो कंपनी में शेयर्स क्या है? ट्रांसफरेबल है, एक जन से दूसरे जन को ट्रांसफर हो सकता है। ध्यान रखना, कंपनी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। अगर कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, पेनल्टी लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ कंपनी डज नॉट मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब होता है बुक्स टू अकाउंट, सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। कंपनी का ऑडिट भी होगा। ऑडिट मतलब पता है ना क्या होता है? तुम लोग को तो ऑडिट का मतलब जानना पड़ेगा। तुम लोग सीए कर रहा है, सीए करके ऑडिट करेगा। ऑडिट मतलब होता है बेटा इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, चेकिंग ऑफ बुक्स। तो कंपनी को अपना बुक्स चेक भी कराना पड़ेगा ताकि कोई घोटाला तो नहीं। एज अ सीए यू हैव द रोल ऑफ ऑडिटर। तुम लोग क्या बनेगा आगे जाके? तो तुम लोग कंपनी का बुक्स को क्या करेगा? चेक करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? कैसे चेक करेगा? एक दो एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को, आगे जाके क्या काम करना होगा समझो। जैसे मान लो इशिता है, उसने देखा कंपनी का 4 साल से ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस जो है 2,000-2,500 है। इस साल देखिए 1,00,000 रुपया। मन में सवाल उठना चाहिए, जाके किससे सवाल करेगी वो? कंपनी से। किससे? डायरेक्टर से सवाल। कंपनी को संभाल कौन रहा है कि भैया आपका तो इस बार का सर ऐसा सा बात, इस बार इतना ज्यादा कैसे हो गया? तो ये सब होता है रोल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को हमेशा सस्पिशियस नेचर रखना पड़ता है। सस्पिशियस क्या हो गया? सस्पिशियस संदेह का नजर। संदेह मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दया का, यस सर, एसीपी प्रद्युमन, कुछ तो गड़बड़ है। तो यू हैव द रोल ऑफ ऑडिटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। शेयर होल्डर चाहे तो कभी भी कंपनी का बुक्स देख सकता है। पैसा कौन लगा रहा है बेटा? तो बुक्स नहीं देखेगा कंपनी का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो शेयर होल्डर हैव द राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब सुनो ध्यान से, टाइप्स ऑफ कंपनीज। पहला कौन सा कंपनी है बेटा? तुम लोग पढ़ाइए, गवर्नमेंट कंपनी कौन सा कंपनी होता है? जिस कंपनी में गवर्नमेंट 51% ज्यादा शेयर्स खरीद लेता है वो कंपनी कौन सा हो गया? ध्यान रखना, गवर्नमेंट कंपनी में जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। थोड़ा सेंट्रल भी होगा, थोड़ा स्टेट भी होगा तो भी। जैसे मेरी कंपनी के 30% शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट परचेस करके रखा है और 30% ममता खरीद के रखी है। कितना हो गया? 60। मेरे पास 40 बचा, मेरा कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो गया। कौन सा कंपनी? अरविंद केजरीवाल जैसा नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा कंपनी कौन सा कंपनी हो गया? गवर्नमेंट कंपनी। 30% सेंट्रल, 30% स्टेट, मतलब मिला के भी होगा तो भी चलेगा। अकेला सेंट्रल भी 50 से ज्यादा होल्ड करेगा तो भी गवर्नमेंट कंपनी, अकेला स्टेट भी करेगा तो भी गवर्नमेंट कंपनी। डजेंट मैटर कि पूरा सेंट्रल के पास होना चाहिए पूरा, लेकिन 50 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तब ना वो गवर्नमेंट कंपनी बनेगा। अगर 50 मेरे पास है तब कहां से वो बनेगा? क्योंकि बराबर हो गया, 50 से ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए बोलता 51%। क्या लिखा देखो, नॉट लेस देन कितना परसेंट? नॉट लेस, कम से कम 51% होना चाहिए। किसके पास? तब जाके वो कौन सा कंपनी बन गया बेटा? नेक्स्ट क्या लिखा बेटा? देखो फॉरेन कंपनी बहुत ही है, सुनो। हर वो कंपनी, क्या बोला मैंने? जो पैदा हुआ इंडिया के बाहर, क्या बोला? लेकिन इंडिया में धंधा कर रहा है। पैदा हुआ इंडिया के बाहर, रजिस्टर हुआ इंडिया के बाहर, मगर धंधा इंडिया में कर रहा है। जैसे मैकडोनल्ड्स, यस और नो? पैदा कहाँ हुआ? इंडिया के बाहर। बाहर की कंपनी है ना मैकडोनल्ड्स, बिजनेस कर रहा है यहाँ पे। तो मैकडोनल्ड्स कौन सा कंपनी हो गया बेटा? डोमिनोज कहाँ का कंपनी है? बाहर के लोग आके यहाँ पैसा कमा रहा है, बट कौन सा कंपनी है? देखो क्या लिखा, फॉरेन कंपनी का सेक्शन याद रखना, 2 सबसेक्शन 42 में। फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मगर हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मिला? इसका इंडिया में क्या है बेटा? बिजनेस करता है वो, तब जाके वो क्या बनेगा? एक एग्जांपल समझो, मैकडी का इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है। क्या बोला? मैकडी अमेरिका में पैदा हुआ सपोज, और अमेरिका में बिजनेस करता है, तो क्या मैकडी फॉरेन कंपनी है? नहीं है। फॉरेन कंपनी वही है जो पैदा बाहर हुआ, इंडिया में बिजनेस कर रहा है। तो हमको मैकडी से कोई मतलब, तो मैकडी हमारे लिए फॉरेन कंपनी भी नहीं है। फॉरेन कंपनी कौन सा हो गया बेटा? जो पैदा इंडिया से बाहर हो मगर धंधा कहाँ कर रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या फिर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रहा है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कहाँ कर रहा है, उसको कौन सा कंपनी बोलेंगे? तो फॉरेन कंपनी में एनी कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनी कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। प्राइवेट कंपनी सर, प्राइवेट कंपनी क्या होता है? वो कंपनी जिसमें मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200। क्या बोला? मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 मैक्सिमम, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में लिखा हुआ है मिनिमम 2 मैक्सिमम। जो आम आदमी को शेयर्स इशू नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्ट है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन विच कंपनी? प्राइवेट कंपनी। वापस बोलो, मिनिमम मेंबर, मैक्सिमम मेंबर 200, सेक्शन शेयर्स इशू कर सकता है
प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकता। जब शेयर्स इशू नहीं करेगा तो प्रोस्पेक्टस कहां से करेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो कौन सी कंपनी है बेटा? प्राइवेट कंपनी। अब एक और चीज सुन लो प्लीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलो। मैंने बोला ना कि मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए बेटा, तो मैक्सिमम देखो मैंने बोला लिमिट है इसमें, यस और देखो क्या लिखो लिमिट कितना मैक्सिमम 200 है ना, 200। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अब सुनो ध्यान से, जब तुम 200 काउंट करेगा ना बेटा, क्या बोला मैंने, 200 मेंबर जब काउंट करेगा तो किसको लेना है किसको छोड़ देना, प्लीज सुन लो। देखो ये देखो, जो लोग कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, क्या बोला मैंने, जैसे मान लो इशिता कंपनी में काम कर रही है मैनेजर है, उस 200 मेंबर में इशिता को मत गिनना। वापस बोलूं, जो लोग कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में है उनको मत गिनना 200 मेंबर में। पहला चीज, दोज हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी काउंटेड इन द मेंबर, उनको मेंबर में गिनना नहीं। और एक चीज क्या बोला सुनो, जो लोग पहले काम करते थे, पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट, पहले काम करते थे और उस समय वो लोग मेंबर भी थे, while in that employment had continued to be members after the employment ceased। क्या लिखा, बहुत इजी लैंग्वेज, सुनो क्या बोला। पहला तो किसको छोड़ देने बोला, जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी में उनको छोड़ दो। अब उसके बाद क्या लिखा है देखो प्लीज सुनना ध्यान से, क्या लिखा, थोड़ा जूम कर रहा हूं देखो। पर्सन हु, सेकंड पॉइंट, पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased। इसका मतलब क्या हुआ सर, पहले लोग काम करते थे और वो लोग मेंबर थे उस समय, मतलब इशिता खाली एम्प्लॉयमेंट में थी, वो मेंबर नहीं थी, तब तो उसको नहीं गिनना है। मगर कोई व्यक्ति पहले काम करता था और वो मेंबर भी था, वापस बोल रहा हूँ, पहले कोई व्यक्ति काम भी करता था और वो क्या था, लेकिन उसके बाद वो काम छोड़ दिया, उसके बाद वो काम, और उसके बाद वो मेंबर, लेकिन एंड कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट चीज, मगर वो मेंबर था। एक व्यक्ति दो कैपेसिटी में काम कर रहा है, पहले वो एम्प्लॉयमेंट था, मेंबर भी था, क्या बोला, लेकिन उसके बाद काम छोड़ दिया और खाली क्या है वो, तो उसको भी नहीं लेना है। वापस समझ लो, अब और डिटेल में समझा रहा हूं, सुनो। सर आपने पहला बोला जो लोग काम कर उनको छोड़ दीजिए, अब सुन लो, जो लोग पहले एम्प्लॉयमेंट में था और मेंबर भी था उनको भी छोड़ देना। और तीसरा, पहले एम्प्लॉयमेंट में था लेकिन एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, मेंबर तो है, तो भी तेरे को नहीं गिना जाएगा। मतलब जो व्यक्ति कभी भी काम किया हो चाहे कर रहा हो उसको कभी लेना ही नहीं है, चाहे वो मेंबर था या नहीं था, उस 200 की लिमिट में उसको नहीं लेना है। एक एग्जांपल समझो, मान लो मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं, मेरे को लेना है कि नहीं लेना है, मैं एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूं, 200 की लिमिट में लेना है कि नहीं लेना है, मैं एम्प्लॉयमेंट में नहीं हूं, लेना है। आकाश काम करता है, लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना। अच्छा, आकाश पहले काम करता था और पहले मेंबर भी था, लेकिन अब वो काम छोड़ दिया, खाली मेंबर है, लेना है क्या, नहीं लेना, क्योंकि वो पहले काम करता था। तो कोई भी व्यक्ति पहले काम करता तो उसको 200 की लिमिट में नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखना। दोज हु आर वर्किंग और हैविंग वर्किंग, पहले करता था, उसको 200 की लिमिट में नहीं लेना है। क्यों सर, इस पर पता केस स्टडी आएगा, क्या आएगा, बोलेगा एक कंपनी में 198 मेंबर है, क्या है, और 7 इंप्लॉइज है, 7, बोलो वो प्राइवेट कंपनी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? 198 लोग हैं और 7 इंप्लॉइज है, सोच के बोलना आंसर, बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है, क्यों? अगर इंप्लॉय को काउंट नहीं करना है बेटा तो मेंबर 198 ही है, मैक्सिमम लिमिट कितना होता है, अंदर में है ना। लेकिन कल को प्रोविजन में डाल देता वो लोग कि इंप्लॉयज को भी काउंट करो, 198 और 7 कितना हो गया, 205। प्राइवेट में मैक्सिमम लिमिट कितने का होता है, तब तो नहीं बन पाएगा। तो ऐसा केस स्टडी देगा कि जो लोग इंप्लॉइज एम्प्लॉयमेंट में है वो लोग को नहीं लेना है, तो मैक्सिमम लिमिट के अंदर ही ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग एम्प्लॉयमेंट में उनको छोड़ दो, सीधा बात है, चाहे पहले करता था चाहे अभी कर, उनको नहीं गिनना है मेंबर में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर पढ़ लो क्या लिखा, देखो, पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, उनको गिनना है क्या, नहीं, शैल नॉट बी इंक्लूडेड लिखा हुआ ना, शैल नॉट बी इंक्लूडेड, दोनों पॉइंट के लिए लिखा हुआ शैल, ए और बी को इंक्लूड, तो ए को तो करना ही नहीं है। और उसके बाद पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वेर मेंबर्स ऑफ द कंपनी while in that employment and have continued to be members after the employment ceased। मेंबर है वो मगर उनका एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट खत्म, शैल नॉट बी इंक्लूडेड। समझा? तो जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है थे उनको गिनना ही नहीं है, चाहे वो मेंबर है अभी भी तो भी नहीं गिनना उनको। क्लियर हो गया मेरा बात? नेक्स्ट ऑफ, क्या वो लोग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो उनका कभी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं हो सकता, यानी स्टॉक एक्सचेंज में उनका शेयर्स को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। मैं जो शेयर्स खरीदता हूँ बेचता हूँ वो हमेशा पब्लिक कंपनी होती है, कौन सी कंपनी,
प्राइवेट कंपनी का आप शेयर्स ना खरीद सकते हो ना। जितनी कंपनीज है ना बेटा प्राइवेट, उनके आगे पीवीटी लिमिटेड लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मगर बेटा जो पब्लिक लिमिटेड है ना, उनमें खाली लिमिटेड लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? तो जितना कंपनीज है उनमें सारा खाली लास्ट में लिमिटेड वर्ड ही रहेगा। क्या वर्ड रहेगा? बट जिनका प्राइवेट कंपनी है उनका क्या लिखा रहेगा बेटा? प्राइवेट। तुम देखो ना, गूगल अगर करोगे तो तुमको दिखेगा जितना भी बेटा प्राइवेट कंपनीज है, पब्लिक कंपनी, वो सारा लिमिटेड रहेगा। ये देखो, एक बार देख लो। तो जिसका पब्लिक लिमिटेड है, तुम सिर्फ उसका शेयर्स को खरीद सकता है या फिर बेच सकता है। देखो एक बार दिखा रहा हूं। देखो, लिस्ट ऑफ 20 पब्लिक कंपनीज इन इंडिया। देखो नाम, देखो इनका खाली, ये देखो पूरा नाम, ये देखो पूरा नाम दिखा दो। ये देखो क्या क्या नाम दिख रहा है यहाँ पे? लिमिटेड, 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 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड ही होगा। लिमिटेड, 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 सब लिमिटेड है। तो इनका शेयर्स को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ऐसा होने से मान लो मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड लिखेगा, इसका शेयर प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका? देखो दिख रहा है यहाँ पे, प्राइस वगैरह दिख रहा है। इसका शेयर प्राइस भी अगर दिखेगा तो शेयर प्राइस भी तुमको दिख जाएगा। तो ये सारी कौन सी कंपनी है बेटा? लिमिटेड कंपनी है। और लिमिटेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक होती है। और लिमिटेड कंपनी का शेयर्स को खरीदा है बेचा जा सकता है क्या? द आंसर इज हाँ सर, आराम से खरीदा है बेचा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। कौन सी कंपनी पे? लिमिटेड कंपनी पे। रेस्ट्रिक्शन किस पे होता है? हमेशा प्राइवेट कंपनी पे ही हमेशा रेस्ट्रिक्शन होगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। क्लियर? हमेशा रेस्ट्रिक्शन होगा किस पे? प्राइवेट कंपनी पे ही रेस्ट्रिक्शन होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ। पब्लिक कंपनी का, अच्छा प्राइवेट का सेक्शन क्या था? पब्लिक का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 71। सुन लो, प्राइवेट में मैक्सिमम लिमिट कितना था? 2। सर इसमें मैक्सिमम पे कोई लिमिट ही नहीं होता है। इस पे मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं। अगर तुम देखेगा यहाँ पे, तो प्राइवेट कंपनी लोग क्या लिखा है, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कौन सी कंपनी हो गई? पब्लिक कंपनी। और मैं बता देता तुम लोग, हालांकि इसमें मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं, मिनिमम का कुछ रिक्वायरमेंट होता है क्या बेटा? 7। इसमें पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। मैक्सिमम क्यों अनलिमिटेड लगाया गया पता है? रिलायंस का शेयर्स लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी है तो रिलायंस करोड़ों लोग खरीदते हैं। लिमिट लगा देगा बेटा तो कहां से फिर लोग खरीद पाएगा? प्राइवेट कंपनी का शेयर्स लोग खरीद सकता है तो लिमिट लगा दिया 200। जिन चीज का शेयर्स लोग खरीद या बेच सकता है उस पर कोई लिमिट नहीं हो सकता मेंबर्स के, क्योंकि मैंने खरीदा तो मैं भी तो मेंबर हो गया। तो पब्लिक में कभी लिमिट नहीं हो सकता, लेकिन प्राइवेट में लिमिट है। कितने का बेटा? 200। और एक चीज सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्राइवेट कंपनी है ना, उसका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 1 लाख होता है। कितना होता है? पब्लिक कंपनी में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 5 लाख होता है। वापस बोलो, प्राइवेट का मिनिमम कैपिटल और पब्लिक का मिनिमम कैपिटल 5 लाख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये देखो क्लियर? और एक चीज सुन लो, पब्लिक कंपनी चाहे तो खुद को लिस्ट करा सकता है, चाहे तो लिस्टेड नहीं करा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुन लो, प्राइवेट कंपनी चाहे तो खुद को लिस्ट करा सकता है, चाहे तो खुद को प्राइवेट कंपनी तो कभी खुद को लिस्ट नहीं करा सकता। पब्लिक कंपनी चाहे तो खुद को लिस्ट करा सकता है या फिर रिलायंस लिस्टेड है, कैसे पता? जिसका शेयर्स हम लोग खरीद सकते हैं बेच सकते हैं वो क्या है बेटा? लिस्टेड है। अच्छा मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, उसका जवाब देना, सुनना, ट्रू या फॉल्स? ऑल लिस्टेड कंपनीज आर पब्लिक कंपनीज, but all public companies are not listed. तो क्यों? क्यों? सारा पब्लिक कंपनी तो लिस्टेड हो सकता है, लेकिन लिस्टेड कंपनी तो पब्लिक हो ही सकता है। होगा ही होगा। हाँ, लेकिन पब्लिक कंपनी सारा नहीं हो सकता। जिस पब्लिक कंपनी का मन है अपने आप को लिस्ट कराएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑल लिस्टेड कंपनीज आर, बट ऑल पब्लिक कंपनीज मे नॉट बी लिस्टेड कंपनी। रिलायंस पब्लिक भी और लिस्टेड भी है, ये सॉन नो। टाटा पब्लिक भी और, लेकिन ऐसी बहुत सी कंपनी जो पब्लिक है मगर अपने आप को लिस्ट नहीं कराया होगा, वो हो सकता है भविष्य में लिस्ट कराएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो क्या लिखा हुआ है? ऐसी कंपनी एक ही मेंबर है, वही शेयर होल्डर है, वही डायरेक्टर है। क्या बोला? एक ऐसी कंपनी, एक ही पर्सन है, वही शेयर होल्डर है, वही डायरेक्टर है, और कोई लोग है ही नहीं, उस कंपनी को क्या बोलेंगे बेटा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 क्या बोलेंगे उसको? बट मेरे एक मन में सवाल है,
तब तो सोल प्रोप्राइटर हो गया, तब तो सोल प्रोप्राइटर जैसा हो गया, एक ही आदमी वही चला रहा है बिजनेस को, तो फिर कंपनी क्यों बना लिया? क्योंकि इसमें लायबिलिटी लिमिटेड हो गया ना, कंपनी बन गया तो लायबिलिटी क्या हो गया तुम्हारा? तो उस कंपनी का एडवांटेज लेने के लिए, कंपनी के फीचर्स का एडवांटेज लेने के उसने अपने आपको किस में कन्वर्ट कर लिया? वन पर्सन कंपनी। इट एक्ट्स लाइक अ सोल प्रोप्राइटर। वन पर्सन कंपनी तो है, एक ही पर्सन है, वही मेंबर है, वही शेयर होल्डर, वही डायरेक्टर। मैडम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में लायबिलिटी नहीं होता, अनलिमिटेड होता है, मगर कंपनी में लिमिटेड। तो वन पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर है, बट जस्ट टू टेक द एडवांटेज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी उसने आपको कन्वर्ट करा लिया किसमें? वन पर्सन कंपनी में। यस और नो? आकाश, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या था? प्राइवेट कंपनी का 262 68। गुनगुन, पब्लिक का? पकड़ खाने का मन है 71। दृष्टि, फॉरेन कंपनी का? 42। 242 वाज आवर फॉरेन कंपनी, समझा? ये देखो, है ना? क्लियर? गवर्नमेंट कंपनी का 2 सबसेक्शन 45। 2 सबसेक्शन 45। गवर्नमेंट कंपनी का 2 सबसेक्शन 45। तो गवर्नमेंट 45, फॉरेन 42, प्राइवेट 68, पब्लिक 71 और वन पर्सन कंपनी 2 सबसेक्शन 62। ठीक है, याद रखना। ये देखो वन पर्सन कंपनी, समझा? ये वन पर्सन कंपनी, ठीक है। वन पर्सन कंपनी 62 में आता है, फॉरेन कंपनी 42 में आता है, प्राइवेट पब्लिक 68 71 और गवर्नमेंट 45। गवर्नमेंट 40। नेक्स्ट आ जाओ स्मॉल कंपनी, इसका है 2 सबसेक्शन 85। क्या बोला? 2 सबसेक्शन 85। कौन सा सेक्शन है ये? 2 सबसेक्शन क्या चीज का बेटा? स्मॉल कंपनी। अब सुनो ध्यान से, किन किन कंपनी को स्मॉल कंपनी बोलेंगे पहले सुन लो। स्मॉल मतलब होता है छोटा छोटा कंपनी। तो लॉ में इन्होंने बोल दिया कि अगर ये दोनों कंडीशन साथ में होगा, साथ में एंड वर्ड है, देखो क्या लिखा हुआ है, एंड मतलब दोनों कंडीशन अगर साथ में होगा, ए और बी यानी 1 और 2, उस कंपनी को क्या बोलेंगे बेटा? स्मॉल कंपनी। सेक्शन 85। क्या कंडीशन है सुन लो। पहला बेटा उन्होंने बोला उनका कैपिटल, क्या बोला? पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोला? पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा, तब तुम स्मॉल कंपनी हो। क्या हो? लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर दिया तो 10 करोड़ तक भी चल जाएगा, मगर नॉर्मल लिमिट कितना करोड़ है? नॉर्मल लिमिट हमेशा 4 करोड़ है। गवर्नमेंट अगर प्रेस्क्राइब कर दिया तो पेड अप कैपिटल कितना हो सकता है? 10 करोड़। देखो लिखा हुआ है, और सच हायर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब बट विच शैल नॉट एक्सीड बेटा मोर देन 10 करोड़। तो नॉर्मल लिमिट पूछ रहा हूँ, नॉर्मल कितना पेड अप कैपिटल? अब प्रेस्क्राइब कर दिया तो अब खाली पेड अप कैपिटल नहीं, टर्नओवर का भी लिमिट है। क्या बोला? उनका टर्नओवर मतलब सेल्स। क्या बोला? टर्नओवर मतलब सेल्स, इस साल का नहीं, पिछले साल का। इस साल का टर्नओवर नहीं, किस साल का बेटा? पिछले साल का उनका टर्नओवर जो है बेटा 10 गुना कर दो, इजी रहता है याद करने में। पेड अप कैपिटल कितना है? टर्नओवर उसका 10 गुना, 4 करोड़ का 10 गुना 40। देखो टर्नओवर 40 करोड़, ये सुनो ऐसे इजी रहता है याद करने में। और प्रेस्क्राइब अगर कर दिया फिर से 10 गुना कर दो, उसमें 10 करोड़ था, इसमें 10 गुना और बढ़ा दो, 100 करोड़। देख लो यही है, ये देखो प्रेस्क्राइब कर दिया नॉट मोर देन 100 करोड़। इजी हो गया। एक याद रखो, 10 गुना अपने आप कर देना। पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या 10 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़ या 100 करोड़। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट टर्नओवर इस साल का नहीं, किस साल का बेटा? लास्ट का। क्या लिखा देखो, टर्नओवर एज पर इट्स पीएल अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इस साल का नहीं, पिछले साल का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शुरुआत हुआ था गवर्नमेंट कंपनी से, सेक्शन 45, जिसमें 51 से या उतना या उससे ज्यादा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। फॉरेन कंपनियां है 242 में, विच हैज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। वो कौन सा कंपनी हो गया? 268 में कौन सा कंपनी है बेटा? प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर मैक्सिमम 200, मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख। यस और नो? अच्छा, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स नॉर कैन इशू prospectus. Are you getting my point? Public company minimum maximum section can issue shares, can issue maximum minimum paid up capital 5 lakh. Are you getting my point? Next आया बेटा कौन सा कंपनी? सेक्शन सबसेक्शन 62 which has only 1 person as a member. नेक्स्ट सेक्शन आया 2 सबसेक्शन 85। 2 सबसेक्शन सबका 2 ही है, डेफिनेशंस का सेक्शन 2 होता है, सबसेक्शन चेंज है खाली 85। स्मॉल कंपनी जिसमें दो कंडीशन साथ साथ फुलफिल होना चाहिए। क्या क्या? पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या 10 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़ या फिर
100 करोड़, ये 100 दोनों होना चाहिए। क्लियर हो गया मेरा बात, ये ध्यान रखना। अच्छा, बोला है स्मॉल कंपनी के लिए ये सब चीज एप्लीकेबल नहीं है। क्या, सुन लो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नथिंग इन दिस क्लॉज शुड अप्लाई टू होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। अब ये जो पॉइंट नंबर ए है ना, उसको समझाने के लिए मेरे को तुम लोग को समझाना पड़ेगा होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। क्या बोला मैंने? होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है, सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है, पता है तुम लोग को? पता है क्या होता है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के अंदर होता है। मतलब होल्डिंग कंपनी अगर उस कंपनी का 50% या उससे ज़्यादा शेयर ले लेता है, तो फिर जो 50% ज़्यादा शेयर ले लिया वो होल्डिंग कंपनी, और जिसका कंपनी का शेयर लिया वो सब्सिडरी। वेरी गुड, देखो समझ लो ध्यान से, अच्छा समझा दे रहे हो एक बार। ठीक है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सबसेक्शन 46 में होल्डिंग का बात हुआ है। किसका बात हुआ बेटा? 2 सबसेक्शन 46 में किसका बात हुआ? होल्डिंग का बात हुआ है। थोड़ा समझ लो ध्यान से। देखो, कॉपी निकाल लो, थोड़ा बुक है क्या? कॉपी में लिख लो। बुक नहीं है तो कॉपी में लिख लो फटाफट। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, चैप्टर खत्म होने वाला, फिर प्रैक्टिकल में घुस जाएंगे। तभी तो पढ़ा रहे ना। देखो, मान लो एक कंपनी है, मान लो विराट लिमिटेड। कौन सा कंपनी है? और एक कंपनी है बेटा अनुष्का लिमिटेड। कौन सा कंपनी है? सुनो ध्यान से। विराट लिमिटेड क्या हुआ? याद नहीं, अमिताभ, वो अभिषेक और ऐश्वर्या। सुनो, विराट लिमिटेड जो है वो अनुष्का लिमिटेड का, क्या बोला? विराट लिमिटेड अनुष्का लिमिटेड का मान लो ग्रेटर देन 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल होल्ड करता है। कितना परसेंट? 50% से ज्यादा। तो विराट लिमिटेड, इसका मतलब अनुष्का को कंट्रोल कर रहा है। विराट जो है अनुष्का का 50 से भी ज्यादा शेयर्स कंट्रोल कर रहा है, खरीद के रखा है। तो विराट लिमिटेड होल्डिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और अनुष्का उसकी सब्सिडरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? सब्सिडरी मतलब छोटा, होल्डिंग मतलब बड़ा। जो होल्ड कर रहा है वो होल्डिंग है, जिसको होल्ड कर रहा है वो सब्सिडरी है। अच्छा, अगर विराट ऐसा नहीं कर पाता है तो विराट के पास एक चांस और है। यहाँ पे एंड नहीं है, और है। दोनों में से कुछ भी हो जाएगा, विराट होल्डिंग बन जाएगा। दूसरा क्या है? अनुष्का के मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अनुष्का के मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल विराट करता है। क्या बोला? अनुष्का के डायरेक्टर्स विराट की बात सुनते हैं। अनुष्का के ज्यादातर डायरेक्टर्स किसकी बात सुनते हैं? इसका मतलब अनुष्का किसके लिए काम कर रही है बेटा? विराट के लिए। विराट इज अगेन होल्डिंग अनुष्का। तो अगर आप पेड अप कैपिटल होल्ड नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कोई ऐसी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो जिसके ज्यादातर डायरेक्टर्स आपकी बात सुनते हैं, तो आप होल्डिंग हो। और वो कौन है बेटा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वापस सुन लो, दोनों में से कुछ भी होगा तो भी चल जाएगा। क्या बोला? कोई दोनों होना जरूरी नहीं है। या तो आप 50% या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल होल्ड करते हो, या फिर अगर ये नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप उस कंपनी के डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल। मतलब किस डायरेक्टर को हटाना है वो विराट डिसाइड करेगा, किस डायरेक्टर को लाना है वो कौन डिसाइड करेगा, किस डायरेक्टर को कितना रेमुनेशन देना है कौन डिसाइड करेगा। तो अगर विराट में इतना पावर है तो विराट होल्डिंग बन जाएगा और अनुष्का क्या बन जाएगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ध्यान रखना। अच्छा, इसका मतलब समझो, मान लो विराट बन गया होल्डिंग, अनुष्का क्या बन गया बेटा? विराट इज होल्डिंग, अनुष्का इज सब्सिडरी। अब सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो अनुष्का जो है मान लो वो कोई कंपनी है रणबीर लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? रणबीर लिमिटेड। रणबीर लिमिटेड के 60% पेड अप कैपिटल अनुष्का के पास है।
रणबीर लिमिटेड के 60% पेड अप कैपिटल किसके पास है? इन दोनों में क्या रिलेशन है? होल्डिंग सब्सिडरी है। कौन होल्डिंग है? कौन सब्सिडरी है? रणबीर, क्योंकि रणबीर के 50 से ज्यादा शेयर्स किसके पास है? तो रणबीर क्या हो गया बेटा? सब्सिडरी। अनुष्का क्या हो गई? इसका मतलब अनुष्का सब्सिडरी किसकी है? विराट की। रणबीर किसका सब्सिडरी है? अच्छा, अनुष्का किसकी होल्डिंग है? रणबीर की। तो एक मेरा सवाल है बेटा, विराट किसको कंट्रोल कर रहा है? अनुष्का किसको कंट्रोल कर रही है? रणबीर को। इसका मतलब बेटा अल्टीमेटली विराट भी तो रणबीर को ही कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि विराट की बातें अनुष्का सुनती है। अनुष्का की बातें कौन सुनती है? या सुनता है रणबीर। तो अल्टीमेटली बेटा विराट अगर अनुष्का को कंट्रोल कर रहा है, अनुष्का अगर रणबीर को कंट्रोल करी है, तो विराट अनुष्का का तो होल्डिंग है, साथ साथ किसका होल्डिंग बन गया? रणबीर का ऑटोमेटिकली बन गया। ये सुनो, मैंने तुम लोग को बताया होगा घर में सबसे हेड दादाजी होते हैं। दादाजी का बात किसको सुनना पड़ता है बेटा? पापा को। और पापा का बात मतलब बेटा को सुनना पड़ता है। दादाजी किसको कंट्रोल करेंगे? पापा किसको कंट्रोल करेंगे? तो दादाजी अल्टीमेटली पापा को भी कंट्रोल करेंगे, बेटा को भी कंट्रोल करेंगे। तो दादाजी दोनों की होल्डिंग हो गए ना, पापा का और बेटा का। बेटा खाली सब्सिडरी है किसका? पापा का। पापा एक जगह की होल्डिंग और एक जगह की सब्सिडरी है। पापा किसकी होल्डिंग है? बेटा। लेकिन पापा किसके सब्सिडरी है? बट कंडीशन ध्यान रखना, दोनों में से कुछ भी होगा तो भी चल जाएगा। दोनों मतलब क्या क्या? 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए, या कंट्रोल हो रहा है बेटा कितना? मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने का पावर होना चाहिए, तब जाके आप होल्डिंग बन जाओगे। सामने वाला क्या बन जाएगा? अब सुनो एक चीज और, मैंने विराट वाला और अनुष्का वाला जो एग्जांपल लिया था, अगर ऐसा है मान लो अनुष्का की 50% शेयर्स विराट के पास नहीं है, क्या बोला? 50 नहीं है, मगर अनुष्का के 30% शेयर्स विराट के पास है, क्या विराट होल्डिंग है? नहीं है। उसके तो कितना परसेंट होना चाहिए था? 50 से ज्यादा। 50 नहीं, 50 से ज्यादा होना चाहिए, तब तो विराट होल्डिंग बनता। अभी तो अनुष्का की केवल 30% है, तो अनुष्का सब्सिडरी भी नहीं है, विराट होल्डिंग भी। मगर बेटा दोनों में गहरा रिश्ता है, पति पत्नी वाला नहीं, नॉर्मल। क्योंकि अनुष्का के ज्यादातर शेयर्स, 30 भी तो ज्यादा ही होता है, 30% शेयर्स किसके पास है बेटा? विराट के पास। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। तो अगर सुन लो, कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी में, क्या बोला? कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी में एटलीस्ट, क्या बोल रहा हूं? एटलीस्ट 20% अगर शेयर्स होल्ड करता है, कितना परसेंट? मेरे एग्जांपल में कितना है? तो 20 से ज्यादा है, तो एटलीस्ट 20% होल्ड करता है। उन दोनों कंपनी को क्या बोला? उन दोनों कंपनी को बेटा एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे आर नॉट होल्डिंग सब्सिडरी, बट देयर इज अ गहरा रिश्ता, देन दोज कंपनीज आर कॉल्ड एसोसिएट ऑफ ईच अदर। मतलब विराट इज द एसोसिएट ऑफ अनुष्का, अनुष्का इज द एसोसिएट ऑफ विराट। नो वन इज होल्डिंग ईच अदर, बट दे आर सेड टू बी एसोसिएट ऑफ ईच अदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा? लिख लो। फॉर होल्डिंग कंपनी, for holding company, conditions for holding company conditions are as follows. For holding company conditions are as follows. For holding company the conditions are as follows. Number 1, controls more than one half of the total share capital. Control more than one half of the total share capital. लिखा? कंट्रोल्स मोर देन वन ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, और नीचे और लिखो, बीच में और लिखो, नेक्स्ट लाइन में और लिखो, और के बाद फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, और कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डन? एक सवाल पूछने का मन कर रहा है, चलो पूछता हूँ, देखते किसके पास कितना बुद्धि है। सुनना ध्यान से। एक कंपनी है विराट लिमिटेड, विराट की एक सब्सिडरी है, विराट की एक सब्सिडरी है दीपिका लिमिटेड। विराट की सब्सिडरी है, मतलब विराट होल्डिंग है ना, दीपिका सब्सिडरी है। और विराट की बेटा पत्नी तो है ये, मगर सुनना ध्यान से, विराट अनुष्का लिमिटेड में 40% होल्ड करता है पेड अप कैपिटल।
मेरा क्वेश्चन अभी सिंपल है, विराट और अनुष्का में क्या रिलेशन है? एसोसिएट। वेरी गुड। होल्डिंग तो है नहीं, क्योंकि विराट अनुष्का का कितना होल्ड करता है, शेयर्स कितना होल्ड करता है, 40%। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कंट्रोल नहीं कर रहा है, शेयर्स होल्ड कर रहा है, कितना परसेंट? अब सुनना, दीपिका लिमिटेड ना भी अनुष्का लिमिटेड में होल्ड करती है 12%। क्या बोला? दीपिका लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ विराट लिमिटेड। दीपिका लिमिटेड होल्ड कर रही है अनुष्का का भी कितना परसेंट बेटा? 9। मेरा सवाल ये है, क्या क्या विराट और अनुष्का होल्डिंग सब्सिडरी बन जाएंगे क्या? विराट लिमिटेड 40% अनुष्का लिमिटेड का होल्ड करता है, और विराट की सब्सिडरी दीपिका वो अनुष्का लिमिटेड में 12% होल्ड करती है। क्या विराट अनुष्का एसोसिएट ही रहेंगे, या विराट और अनुष्का जो है वो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप आ जाएगा? केस सिंपल है, विराट 40% होल्ड करता था, विराट की सब्सिडरी दीपिका, दीपिका भी मन किया अनुष्का में इन्वेस्ट कर दी, वो 12% खरीद ली शेयर। क्या विराट अनुष्का होल्डिंग सब्सिडरी बन जाएंगे ना? वो लोग अभी भी एक दूसरे के एसोसिएट रहेंगे, एक एक करके। एसोसिएट, एसोसिएट, होल्डिंग, एसोसिएट, होल्डिंग। सुनो ध्यान से, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, करेक्ट आंसर बता दूं? करेक्ट आंसर बता दिए सर, फिर एक्सप्लेन कीजिए ना। द करेक्ट आंसर इज, क्या लिखा बेटा? विराट लिमिटेड जो है वो किसको कंट्रोल करता था? करता था ना। अल्टीमेटली बेटा दीपिका को विराट ही समझो ना, तब दीपिका इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विराट। दीपिका तो सब्सिडरी है ना, किसकी सब्सिडरी है? विराट। तो तुम जब भी ऐसा हो ना बेटा, इन दोनों कंपनी को एक ही समझ लिया करो, क्योंकि विराट जो बोलेगा वही दीपिका करेगी। तो दीपिका इज द सब्सिडरी ऑफ विराट, इन दोनों को एक ही समझो। अब विराट का 40% था, अब ये जो अलग से दीपिका का 12% है ना, उसको मन में विराट का ही समझो। कितना हो गया बेटा? 52 हो गया ना टोटल में, तो होल्डिंग सब्सिडरी बन जाएगा। इसका मतलब, मैं मेरे बोलने का मतलब क्या, सुनो, अगर मैं कोई कंपनी में 30-40% होल्ड करता हूं, और मेरी कोई सब्सिडरी है वो भी 20-30% उसमें होल्ड करती है, तो इसका मतलब मैं बन जाऊंगा ना उसका होल्डिंग। मैं अकेला 30-40 करता था, कोई और एक कंपनी है, मेरी कंपनी है वो सब्सिडरी, वो भी उसमें 20-30% होल्ड करती है, अब मैं क्या बन जाऊंगा बेटा? होल्डिंग बन जाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? क्योंकि दीपिका किसकी कंपनी है बेटा? मेरी ही कंपनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विराट की कंपनी है। क्लियर हो गया? देखिए क्या समझा, विराट लिमिटेड 40% होल्ड करता था अनुष्का में, कितना परसेंट? क्या रिलेशन है दोनों में? अभी तो एसोसिएट है। एक कंपनी और है बेटा दीपिका लिमिटेड, क्या बोला? 12% इन्वेस्ट कर दिया इसने भी, क्या रिलेशन हो जाएगा विराट अनुष्का का? कुछ नहीं होगा, एसोसिएट अरे इधर सब्सिडरी थोड़ी है, कोई दूसरी कंपनी है वो, कोई दूसरी कंपनी है, चौथी कंपनी है। कोई रिलेशन नहीं रहेगा। विराट अनुष्का में एक रिलेशन रहेगा, क्या? एसोसिएट। दीपिका अनुष्का में कोई रिलेशन है? सब्सिडरी तो है ही, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं, एसोसिएट भी नहीं है, क्यों? 12 ही पर। अब क्लियर हुआ कंसेप्ट? बट ये अगर मैं इसको सब्सिडरी बना देता तो पक्का हो जाता। जैसे मान लो दीपिका की एक सब्सिडरी खड़ा कर देता हूँ, एसआरके। एसआरके ने अनुष्का में 50% लगा दिया, दीपिका की सब्सिडरी एसआरके, और एसआरके ने अनुष्का में 50 लगा दिया। अब दीपिका अनुष्का में क्या रिलेशन हो जाएगा? होल्डिंग सब्सिडरी का हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए बोला, ध्यान से समझ लो। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया बात। अब आगे आ जाओ, देखो तो मैंने जो बोला वो यहीं पे लिखा। हाँ, सेक्शन होल्डिंग कंपनी का 2 सबसेक्शन 46, सब्सिडरी का 2 सबसेक्शन 87। ठीक है, होल्डिंग 246 और सब्सिडरी 2 सबसेक्शन 87। एक बार सेक्शन का रैपिड फायर करा देता हूँ। चलो इसको यहाँ से हटा देता। हाँ चलो, आकाश स्मॉल कंपनी, स्मॉल सेक्शन 242 थप्पड़ खा जाएगा। एक मिनट को गुनगुन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 थप्पड़ खाने का मन है? स्मॉल कंपनी 2 सबसेक्शन 45 थप्पड़ खाने का मन है? वो गवर्नमेंट कंपनी है। सेक्शन 285 वेरी गुड। 285 स्मॉल कंपनी का है, पब्लिक कंपनी का 71 प्राइवेट कंपनी का 68, होल्डिंग का 2 सबसेक्शन 80 होल्डिंग 2 सबसेक्शन होल्डिंग अभी तो बताया दृष्टि 2 सेक्शन 46 46 है, सब्सिडरी का
87 है। फॉरेन कंपनी का 45 थप्पड़ खा जाएगा, 42 है। 42 गवर्नमेंट का 45 है, गवर्नमेंट का 1% कंपनी 62 2 सबसेक्शन 62। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे भैया याद रखो, हमको कैसे याद है। चलो ये रहा स्मॉल कंपनी, ठीक है, ठीक है, 1% कंपनी 2 सबसेक्शन 60। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आओ। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स सुन लो ध्यान से। हर कंपनी को बेटा अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मतलब बचा के रखना पड़ता है, और उनको डबल एंट्री सिस्टम भी फॉलो करना पड़ेगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है बेटा? जो सिंगल एंट्री नहीं है, जिसमें डबल एंट्री में दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड होता है, सिंगल एंट्री में दोनों रिकॉर्ड नहीं होता है। अच्छा एक जनरल रूल बताओ, कंपनी का जो बुक्स है वो कहाँ रखना चाहिए कंपनी को? कचरा के डब्बा में? तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे, ऐसा मान लो मेरा यहाँ पे ट्यूशन में कितना बच्चा पढ़ता है, कितना फीस मिलता है, वो मेरा ट्यूशन की जगह में ना रहना चाहिए ना, अपने घर पे रखूँ मैं उसको। जो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे रखूंगा मैं, क्यों नया एडमिशन आएगा तो बार बार डायरी घर से लेके आऊंगा क्या? नहीं ना, रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे वहीं पे रखना पड़ेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल बी मेंटेन एट विच ऑफिस? रजिस्टर्ड ऑफिस। कौन सा सिस्टम होना चाहिए? डबल एंट्री। अच्छा कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस? हमेशा अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस फाइनल अकाउंट बनाते हैं अक्रूवल बेसिस पे, तभी तो आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, प्रीपेड माइनस करते हैं, तो उनको अक्रूवल बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रूवल बेसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा कंपनी का बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनता है? शेड्यूल 3, याद सुनो, शेड्यूल 3 देखा है ना तुम लोग? सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करेंट लायबिलिटी, उसके बाद प्रॉपर्टी, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स। तो ये होता है शेड्यूल 3। क्या होता है? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 एक बार दिखाऊं तुम लोग को? ये देखो शेड्यूल 3, ये देखो, ये देखो, देखा है ना तुम लोग? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, और नीचे एसेट्स। ये देखो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है, नॉन करेंट एसेट है, उसके बाद करेंट एसेट्स है। ये शेड्यूल 3 क्या है बेटा? तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट और पीएल भी तुम लोग बनाया होगा। ये देखो पीएल, ये रहा, ये देखो पीएल, दिस इज पीएल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कंपैरेटिव कॉमन सेंस याद करो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, है ना? तो टोटल रेवेन्यू आ गया, फिर एक्सपेंसेस आ गए, तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। सबसे पहले क्या आया? उसमें टैक्स माइनस करता था तो क्या आ जाता था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये रहा देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना? तो ये फॉर्मेट है किसका? ये फॉर्मेट है। क्लियर? ये फॉर्मेट ध्यान रखना प्लीज। हाँ बस 5 मिनट और है, उसके बाद पूछूंगा तुम सबसे जो जो पढ़ा। हाँ उसके प्रैक्टिकल में पूछो। है क्या होता है? तुमको फर्स्ट क्या बोले थे, भूल गया? अरे हाँ मेरे याद है। क्या सॉरी सॉरी, कुछ नहीं। सिर्फ उसी और मेरे बीच में रहेगा वो मोटिवेशन। मोटिवेशन। हाँ अच्छा सुन लो, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। रिलायंस लिमिटेड के ऊपर क्या कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा? हाँ रिलायंस के ऊपर, हाँ रिलायंस लिमिटेड के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा? हाँ टाटा के ऊपर, हाँ बिरला के ऊपर, हाँ। हाँ, लेकिन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सुन लो, कोई बैंकिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीएफसी, है तो कंपनीज ही, मगर बैंकिंग कंपनी है। या फिर इंश्योरेंस कंपनीज है, कौन सी कंपनी है? तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए या बैंकिंग कंपनी के लिए बेटा अलग एक्ट है, उनका अलग एक्ट है, तो उनको कंपनीज एक्ट फॉलो। देखो क्या लिखा है, स्पेसिफिक एक्ट इज एप्लीकेबल, स्पेसिफिक एक्ट, अलग एक्ट, उनका अपना एक्ट है। कौन सी कंपनी के लिए बेटा? इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, 3 कंपनी का नाम याद रखना, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी, इनके लिए अलग एक्ट है, उनको वो अलग एक्ट फॉलो करना पड़ता है। मगर बाकी जो अदर कंपनी जो मैंने बोल रहा था, कौन कौन सा? रिलायंस, बिरला, टाटा, अदानी, अंबानी, ये सब के लिए बेटा जो शेड्यूल 3 और शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ता है। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 का पार्ट 2 पीएल अकाउंट। क्या बोला? शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 2, उनको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। मगर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इनको बेटा कंपनी एक्ट 2013 फॉलो नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एक चीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है। क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एग्जांपल समझो, जैसे कैसे स्टॉक को वैल्यू करें, कैसे
कैसे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करें, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेटा जो कंपनीज एक्ट फॉलो करती है उनको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे रिलायंस, बिरला, टाटा, इनको फॉलो, बट बेटा जो अदर कंपनीज है ना, कौन कौन सी, बैंकिंग इंश्योरेंस उनको इसे फॉलो नहीं करना पड़ता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा? इतना काफी है। चलो मैं पूछता हूँ सवाल तुम लोग से। हाँ, स्क्रीन हटा देता हूँ। आओ